अनलॉक 1 संयम के साथ गतिविधियों को चालू करना है। हिदायतों के साथ में शॉपिंग मॉल खुल जाएंगे। होटल में जो है वो तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और 8 जून से ये होटल खुलने को अब तैयार है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर 8 जून से खुलेंगे सबके दर। सभी ने कर लिए हैं एहतियात के सारे इंतजाम। जिस मंदिर में हम खड़े हैं, ये मंदिर प्राचीन हनुमान मंदिर है कैनॉट प्लेस में। आप देख सकते हैं कि सैनिटाइजेशन पूरे जोरों शोरों से मंदिर के अंदर चालू है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सारा जहान खुल रहा है। जी हां, सोमवार की तैयारी पूरी है। सरकारी दफ्तर से लेकर मॉल, रेस्टोरेंट, होटल सब कुछ खुलने वाला है। इसी पर 1 घंटे की हम बहस आपको दिखाएंगे। तमाम सरकारों की तैयारी दिखाएंगे। 2 उप मुख्यमंत्री हमारे साथ जुड़ेंगे कि वो क्या करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर के साथ शुरुआत करें, क्योंकि ये तस्वीरें हर किसी को हैरान कर रही है। टिकटॉक और बीजेपी नेता, जो टिकटॉक स्टार है और बीजेपी नेता है सोनाली फोगाट, उनका ये वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में सोनाली फोगाट हिसार में मार्केट कमेटी के एक सेक्रेटरी को अनाज मंडी में पीटती दिख रही है। तस्वीरें देखिए। सोनाली फोगाट से बचने के लिए ये शख्स गिड़गिड़ा रहा है। सुनिए, एक बार सुनिए पहले। बहुत गालियां सुनने के लिए करती हूँ क्या? हमें सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है। तुम लोगों को जीने का अधिकार नहीं, तुम लोगों को। हाँ जी, क्या सर? मैं तो जो काम का नोट कर लिए, जो भी काम का बहन जी ने। सोनाली फोगाट लगातार इस शख्स पर चप्पलें बरसा रही है सुनने के लिए करती हूँ क्या? और चप्पलें बरसाती हुई वहाँ पर पुलिस वाले भी मौजूद थे, मगर किसी पुलिसकर्मी ने ना तो सोनाली फोगाट को रोकने की कोशिश की और ना ही इस शख्स को बचाने। मैं तो जो काम का नोट कर लिए, जो भी काम का बहन जी ने। तुम्हारी गालियां सुनने के लिए करती हूँ। बहुत गालियां सुनने के लिए करती हूँ क्या? हमें सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है। तुम लोगों को जीने का अधिकार नहीं, तुम लोगों को। हाँ जी, क्या सर? मैं तो जो काम का नोट कर लिए, जो भी काम का बहन जी ने। चुनावों में बीजेपी की उम्मीदवार थी। सरेआम देखा आपने, वीडियो बन रहा है, पुलिसकर्मी खड़े हैं, लेकिन वो कैसे मार्केट कमेटी के शख्स पर लगातार चप्पलें बरसा रही थी। कांग्रेस अब आक्रामक है इस पूरे मुद्दे को लेकर खट्टर सरकार पर। इस खबर पर रहेगी हमारी नजर, लेकिन अब चर्चा उस विषय का जो आपकी जिंदगी को छुएगा, क्योंकि लॉकडाउन तो है लेकिन अनलॉक भी शुरू हो चुका है। ज्यादातर चीजें खुल चुकी हैं। सोमवार निर्णायक दिन होगा। सारा जहान खुल रहा है। सोमवार से धार्मिक स्थल, मॉल्स, होटल सब खुल जाएंगे, लेकिन इन सभी जगहों पर आपको कई नियमों का पालन करना होगा। तैयारी शुरू हो चुकी है। बस 8 जून यानी सोमवार का इंतजार है। इस बीच कोरोना की रफ्तार भी देश में तेज हो रही है। टेस्टिंग को लेकर सियासत भी फुल स्पीड में है। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ इस वक्त उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट राजस्थान के जुड़ रहे हैं, लेकिन उनसे बातचीत करें उससे पहले सचिन जी, स्वागत है आपका। चर्चा आपसे करेंगे। दिनेश शर्मा भी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, उसके बाद हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। 8 जून की तैयारी है। अनलॉक 1 में सबसे बड़े रिस्क की बारी है। खुलेंगे मॉल, खुलेगा दफ्तर, खुलेंगे होटल, खुल जाएगा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर। देखिए, अनलॉक 1 संयम के साथ गतिविधियों को चालू करना है। सावधानी के साथ कोरोना पर विजय प्राप्त करनी है। देश भर में सोमवार से बदल जाएगी तस्वीर। लौटेगा पुराना अंदाज जीने का, लेकिन सावधानियों के साथ। नमाज पढ़ने वालों के लिए मार्किंग कर दी गई है कि कितने फासले से वो नमाज पढ़ें, और इसी तरह जो हौज है हमारा, उसके लिए उसको खाली करा लिया है और लोगों से कहा जाएगा कि लोग अपने अपने घरों से वुजू कर कर आएं। एक ओंकार सतनाम। देश भर में 8 तारीख से मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे खोलने की तैयारियां हैं। इन सबके बीच इस वक्त हम दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में मौजूद हैं। जो आप देख रहे हैं, ये एक डिसइंफेक्टेंट चैम्बर टाइप बना रखा है।
टनल टाइप बनाया हुआ है कि कोई भी अगर इसमें जाएगा तो एक तरीके से पूरा सैनिटाइज उसको किया जाता है। 68 दिन के लॉकडाउन और अनलॉक 1 के 5 दिन बाद अब पटना से लेकर नोएडा और दिल्ली तक तैयारी है। दफ्तर, होटल, मॉल सब कैसे रखेंगे सावधानी, देखिए। कई महीनों तक सुनसान रहने के बाद शॉपिंग मॉल्स एक बार फिर से गुलजार होना शुरू हो जाएंगे। इस वक्त हम नोएडा के मशहूर DLF मॉल के सामने मौजूद हैं, लेकिन अगली बार जब आप यहां पर आएंगे तो कोरोना वायरस के मद्देनजर नियमों में काफ़ी आपको बदलाव देखने को मिलेगा। आपका अनुभव काफ़ी अलग रहेगा। जो गृह मंत्रालय के तरफ से जो हिदायत दी गई है उसके मुताबिक कोई भी शख्स जिसकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है या फिर कोई गर्भवती महिला है या फिर 10 साल से कम उम्र का बच्चा है तो उनको शॉपिंग मॉल न आने की हिदायत दी गई है। तकरीबन 2 महीने से भी ज़्यादा वक्त तक जो देश भर के तमाम बड़े बड़े होटल हैं वो बंद पड़े थे लॉकडाउन की वजह से, लेकिन अब 8 जून से सरकार ने छूट दी है कि अब होटल जो हैं वो भी खुल सकते हैं, लेकिन उन्हें बहुत सारी सावधानियों को जो है वो ध्यान में रखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि आप दरवाजे का जो हैंडल होता है उस पर ख़ास ध्यान होगा जो कि इसको सैनिटाइज़ किया जाए। गेस्ट जब चले जाएंगे कमरे से तो उनके बिस्तर को किस तरीके से सैनिटाइज़ किया जाए। श्रीनगर से लेकर केरल तक भी अनलॉक 1 में 8 जून की तैयारी है। कहीं लाल चौक पर धीरे धीरे कामकाज शुरू हो रहा है तो कहीं रेस्टोरेंट खोलने की तैयारी चल रही है। देश भर में दफ्तर भी खुल जाएंगे। तैयारी पूरी है। होटल खुलने से पहले भी सावधानी का हर कदम उठाया जा रहा है। दूर दूर ही बैठ पाएंगे ग्राहक। होटल के अंदर किस तरीके की तैयारियां हैं, मैं इस वक्त प्राइड प्लाजा होटल के अंदर मौजूद हूं। यहां पर जब भी कोई गेस्ट अंदर आएगा तो उनके लिए तीर का निशान यहां पर दिखाया गया, यानी कि चेक इन करने वाले व्यक्ति को इस तरफ जाना है और चेक आउट करने वाले व्यक्ति को इधर जाना है। इस तरीके की व्यवस्था अलग अलग जगहों पर की गई है जिससे कि ज्यादा भीड़ इकट्ठा न हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। सोमवार से एक तरफ लॉकडाउन के पहले की जिंदगी के कुछ धागे वापस हाथ में आएंगे, वहीं उन्हीं सावधानी की डोरियों पर टिकी रहेगी जिंदगी। कोविड के खिलाफ जंग में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क यही साथ देंगे वायरस को मात देने में। आज तक ब्यूरो। तो अब जंग जनता के हवाले, और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ उप मुख्यमंत्री राजस्थान के इस वक्त सचिन पायलट जुड़ गए हैं। सचिन जी, बहुत स्वागत आपका आज तक पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि हर बार जब हम किसी फेज के बाद बात करते हैं तो कहते हैं बहुत ही निर्णायक दिन है, लेकिन सोमवार सही मायने में वापस लगभग लॉकडाउन के पहले की तस्वीर लौट रही है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ किस तरह की तैयारियां, किस तरह की सावधानियां इस वक्त बेहद जरूरी है, जो हम अगले कदम में दफ्तर, मॉल्स, धार्मिक स्थल सब खोलने वाले हैं, और क्या ये सब कुछ राजस्थान में भी आप खोल रहे हैं, कैसे? मैं ऐसा मानता हूं कि अब जिम्मेदारी और भागीदारी जनता की हो गई है, क्योंकि अब तक सरकारों के अलग अलग गाइडलाइंस आते थे, प्रोटोकॉल हम देते थे लॉकडाउन के तहत। अब जब ये लॉकडाउन खुल रहा है तो पूरा प्रिकॉशन और पूरा एहतियात बरतने की जिम्मेदारी अब लोगों की है। और जितना भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने जो गाइडेंस इशू किए हैं, अगर उसको हम कठोरता से उसकी पालना नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत दिक्कत होने वाली है। तो ये बहुत मैच्योरली और बहुत सोच समझकर लोगों को, नागरिकों को अपना 8 तारीख के बाद का जीवन पटरी पर लेकर आना है, क्योंकि लॉकडाउन की जो उपयोगिता थी वो लगभग पूरी हम उसकी ले चुके हैं। अब पटरी पर लाने के लिए अर्थव्यवस्था को, जीवन को अगले कदम उठाने थे। अब जो हमने राजस्थान के अंदर भी जो कंटेनमेंट जोन्स हैं वहाँ पर परमिशंस नहीं दी हैं, लेकिन उसके बाहर जो मॉल्स हैं, दुकानें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उनको खोलने की इजाज़त दी है। और धार्मिक जगहों पर भी हम 8 तारीख के बाद चाहेंगे कि वहाँ जनता जो आए दूरी बनाकर रखे। अगर पब्लिक ने इसको सेंसिबली टेकअप किया तो हम कामयाब रहेंगे। लेकिन मेरे को आशंका इस बात की है कि जब पूरा लॉकडाउन था तब भी अनेकों जगह हमने सोशल डिस्टेंसिंग को ब्रेक किया, हम सब ने। अलग अलग देश से खबरें आती थी। तो खुलने का मतलब ये नहीं है कि हमको वैक्सीन मिल गई है या कोई दवाई मिल गई है। हम सिर्फ, क्योंकि अब इतने हफ्तों के बाद कहीं ना कहीं दोबारा जीवन को वापस पटरी पर लाना है, इसलिए लॉकडाउन को खोल रहे हैं। लेकिन अगर पब्लिक प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, अगर हम लोग बिल्कुल दरकिनार कर देंगे सारी गाइडलाइंस को, तो संक्रमण बहुत अधिक गति से फैलेगा। इसलिए लोगों को समझदारी से, जिम्मेदारी से, गंभीरता से
अपने कदम उठाने 8 तारीख के बाद के जीवन को वापस रास्ते पर लाने के लिए। जिस आशंका का आपने जिक्र किया सचिन जी, वो आशंका देश भर में लोगों के मन में है। जो दफ्तरों को पहुंचने वाले हैं, खास तौर पर सरकारी दफ्तरों को, किस तरह के इंतजाम वहां पर रहेंगे? क्योंकि कई जगहों पर डर बहुत ज्यादा है। महाराष्ट्र में तो बीएमसी के कर्मचारी दफ्तर आने को तैयार नहीं है। सरकार को सर्कुलर जारी करना पड़ा कि पहुंचिए, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। परिस्थितियां ऐसी हैं, कैसे आश्वस्त करेंगे? आप किसी चीज को खोल दें, अब होटल आप खोल दीजिएगा, लेकिन अगर ग्राहक नहीं आएंगे या आएंगे और प्रिकॉशंस को मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो दोबारा स्थिति पैदा हो जाएगी। लेकिन लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि संक्रमण को रोकने के लिए जो कर सकते थे हम अभी भी कर रहे हैं, और अभी भी केसेस कम नहीं हो रहे हैं, तो लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन सावधानी, फेस मास्क, सैनिटाइजर्स, दूरी बनाकर अगर हम रखेंगे तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए लोगों को विश्वास अपने अंदर रखना पड़ेगा, व्यवस्था में रखना पड़ेगा, और जो गाइडलाइंस दिए हैं उन गाइडलाइंस को थोड़े जटिल हैं, हमारा बिहेवियर है उसको अडेप्ट करने में टाइम लगता है, लेकिन ये बहुत एक सिचुएशन क्राइसिस वाली है। इसमें बहुत जल्दी हमें, चाहे वो होटल हो, रेस्टोरेंट्स हो, कमर्शियल मार्केट्स हो, दफ्तर हो, लोग अगर वहाँ जाएंगे तो जो जो प्रोटोकॉल हमने एस्टैब्लिश किए हैं, हमारी गवर्नमेंट ने, हमने 4 जून को और प्रोटोकॉल लोगों को दिए हैं, उसको पूरी 100% डिसिप्लिन से हमें अगर हम पालना करेंगे तभी हम आगे कामयाब हो सकते हैं। सचिन जी, एनफोर्सिंग एजेंसी आपने किसको प्रोटोकॉल में अपने बनाया है? क्योंकि स्थानीय प्रशासन, पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी ऐसी अलग अलग जगहों पर ये तमाम गाइडलाइंस को एनफोर्स करना। हमने देखा है कि किस तरह से धार्मिक अनुष्ठान कुछ जगहों पर हो गए और पुलिस नहीं रोक पाई, पर मतलब किसकी जवाबदेही होगी इस पर? ये एक बड़ा सवाल लोगों के मन में होगा। मेरी राय तो ये है कि हम जितना ज्यादा इसमें लाठी दिखाएंगे या प्रशासन, पुलिस को जिम्मेदारी देंगे, उतना ही और मुश्किल हो जाएगा। लोगों को स्वतः ही इसको पालना करनी चाहिए। हमारी एजेंसीज हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स हैं, जिला कलेक्टर है, पुलिस भी है, होमगार्ड भी है, लेकिन लोगों को मारपीट के आप कुछ करवाएंगे तो वो संभव नहीं इतने बड़े देश के अंदर। लोगों को खुद जिम्मेदारी से और अपने अपने घर वालों को बचाव करने के लिए काम कर रहे हैं, इस सोच के साथ काम करना पड़ेगा। बाकी देश और प्रदेश में कमी नहीं है सरकारी ऑफिसर्स की, बाबुओं की, प्रशासन की, पुलिस की, लेकिन मैं समझता हूँ ये सेल्फ डिसिप्लिन लोगों को स्वतः ही करना पड़ेगा। इसको इन्फोर्स करने के लिए हम सब एहतियात के कदम उठाएंगे, लेकिन अगर पब्लिक खुद नहीं समझेगी, और गाँव के अंदर तो अंदर आप जानते हैं बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे आबादी ज़्यादा है, पुलिसकर्मी कम होते हैं। शहरों में फिर भी आप कंटेन कर सकते हैं, लेकिन गाँव में अगर लोग समझदारी से काम नहीं लेंगे और दोबारा वैसे ही घुलना मिलना शुरू हो गया और यातायात शुरू हो गया, तो मैं समझता हूँ संक्रमण गांव में भी फैल सकता है, जो इस देश के लिए, हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। मंडे से राजस्थान में सचिन जी क्या क्या खुल रहा है? क्या मॉल्स, धार्मिक स्थल, सरकारी दफ्तर, ये सब कुछ आप भी खोल रहे हैं वहां राजस्थान में? जी, दफ्तर सारे खुल रहे हैं, और जो मॉल के अंदर सिनेमा हॉल्स हैं वो खुल नहीं रहे हैं, लेकिन जो स्टैंड अलोन सिनेमाज है वो खुल रहे हैं। लेकिन हर दुकानदार को, हर एस्टैब्लिशमेंट को हमने प्रोटोकॉल लिख कर दिए हुए हैं कि कितने लोग आ सकते हैं, कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है, और ओवर क्राउडिंग से बचना है। जितना ज़्यादा हो सके लोग अलग अलग टाइम स्पेस कर आएँ। और ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये इसका परिणाम क्या होगा। मैं फिर कह रहा हूँ बार बार, 8 तारीख को देश का आम नागरिक कैसे इस ओपनिंग अप को रिस्पॉन्ड करता है, ये सब उस पर निर्भर करता है। क्योंकि हम कितने भी गाइडलाइंस, कितने भी आदेश इशू कर लें, वार्निंग्स दे लें, अगर पब्लिक मन बना लिया कि हमें एहतियात बरतना है, इस कोरोना के साथ जीना है और उस पर विजय पाने के लिए हमें ये फला चीजें करनी है, अगर पब्लिक और नागरिक जिम्मेदारी से काम करेंगे तो हम सब कामयाब हो जाएंगे। और उसके अलावा हम कितने भी आदेश दे दें, वार्निंग दे दें, लोगों को लाठियां मार दें, जेलों में डाल दें, और लोग अगर नहीं मानेंगे तो फिर हमारी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, जो हमने पिछले कई हफ्तों में मेहनत करी है सब लोगों ने मिलकर। एक आखिरी सवाल, स्टैंड अलोन सिनेमा हॉल्स आप कह रहे हैं जो कि मॉल के अंदर नहीं है, वो खुलेंगे और मॉल्स भी खुलेंगे, दोनों ही जगह एसओपी क्या है आपका? स्टैंड अलोन सिनेमा हॉल के अंदर कितने लोग बैठ पाएंगे और दूरी कैसे आप रख पाएंगे? मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ, सिनेमा हॉल्स की परमिशन नहीं है। जो स्टैंड अलोन शॉप्स हैं वो सब खुलेंगी, और सबको हमने स्ट्रिक्ट गाइडलाइन दिया है कि कितने लोग एक दुकान के अंदर जा सकते हैं, और दुकान में खड़े होने के लिए उनको 2 गज की दूरी रखनी पड़ेगी। और जो दुकानदार है उसको भी हमने कहा है कि आप जो बिना मास्क के आएगा उसको आप सामान बेचेंगे तो वो उसको हम गलत कार्रवाई मानेंगे। तो नागरिकों को भी, दुकान मालिकों को भी, ऑफिस के जो कर्मचारी हैं उनको भी, और जो फैक्ट्री के मालिक हैं उन सबको अलग अलग जिम्मेदारी बांटी गई है। और ये मैंने कहा ना, हमने गाइडलाइंस इशू करी है,
लेकिन इसका रिस्पॉन्स क्या आता है, मंडे को लोग कैसे इसको रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे आप कह रही हैं, कई लोग तो अगर छूट है फिर भी नहीं जा रहे हैं। मैं कई लोगों को जानता हूं जो आप होटल रेस्टोरेंट खोल रहे हैं लेकिन वहां कोई जाना नहीं चाहेगा क्योंकि अभी लोगों के अंदर भय लगा हुआ है। इसलिए अगर हम स्ट्रिक्टली सैनिटाइज करेंगे और लोगों को विश्वास दिलाएंगे कि सब कुछ ठीक रहेगा, अगर हम प्रोटोकॉल्स फॉलो करें तो धीरे धीरे लोग वापस दोबारा इकोनॉमी के अंदर अपनी दिनचर्या को बदलकर वापस अपना काम कर सकते हैं। लेकिन अगले कुछ दिनों के अंदर मैं फिर कह रहा हूं कि जिम्मेदारी सबसे बड़ी हम सब की खुद की है, नागरिकों की, कि हम कैसे इस बदले हुए वातावरण के अंदर अपने आप को कैसे तब्दील कर सकते हैं और कैसे डिसिप्लिन और नियम के आधार पर हम अगले कुछ दिन अपना निकालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सचिन पायलट जी, उप मुख्यमंत्री राजस्थान के, जुड़ रहे थे हमारे साथ। बड़ी चुनौती है सचिन जी, लेकिन इन सब के बीच जनता को भी अपना काम देखना है, इसी के साथ सावधानी भी देखनी है और सरकारों को भी ये सुनिश्चित करना है कि लोगों को बहुत बड़ा खतरा सामने ना दिखाई दे। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आज तक पर और हल्ला बोल में राजस्थान को लेकर तमाम जानकारी और आपकी जो आशंका है वो सामने रखने के लिए। हमारे साथ इस वक्त दिनेश शर्मा, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, जुड़ रहे हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत आपका आज तक पर। मेरा पहला सवाल सर आपसे यही, चुनौती बहुत बड़ी है और नोएडा भी जहां पर तमाम दफ्तर बहुत धन्यवाद आपका जी, तमाम दफ्तर हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, सब खुलेंगे। सरकारी दफ्तरों को लेकर, धार्मिक स्थलों को लेकर, मॉल्स को लेकर आपकी सरकार ने क्या कुछ फैसला लिया है और कैसे सुनिश्चित करेंगे आप कि खतरा बढ़े ना? दिनेश जी। देखिए, पहली चीज तो ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है उसका अक्षरशः अनुपालन करने का निश्चय किया है। और अभी तक हमने जो और अलग से स्थानीय स्तर पर जो हमने, चाहे हमने ट्रांसपोर्ट खोला हो, चाहे हमने दुकानों को खोला हो, उनके लिए अलग से हमने गाइडलाइंस जारी की है। हमारा जो आपने जैसा कहा कि 8 जून से ये रेस्टोरेंट, होटल, धर्मस्थल ये सब खुल जाएंगे, तो दफ्तर खुल जाएंगे। तो दफ्तर के लिए तो पहले से हमने कह रखा है कि हमारी जो भी कर्मचारी आएगा सैनिटाइज होकर और मास्क लगाकर आएगा, 6 फुट की दूरी रहे। साथ में ये भी व्यवस्था की गई है कि जो भी कर्मचारी आ रहे हैं उसमें गर्भवती महिला और अधिक उम्र के लोग को दफ्तर ना आने दिया जाए। जो कंटेनमेंट क्षेत्र में कर्मचारी हैं उनको भी दफ्तर नहीं आने के लिए कहा गया है। साथ में जो धर्मस्थल हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है कि धर्मस्थल पे जैसे चप्पल पहनकर आते हैं तो गाड़ी में ही उतार के चले आएँ। घंटे जो हैं वहाँ पे वो या तो हटा दिए गए हैं या घंटे नहीं बजाए जाएंगे, ऐसा कहा गया है। हाथ में प्रसाद लेने की व्यवस्था ना हो, ये अपील की गई है। और साथ में जो मूर्ति है भगवान की उनको ना छुएं, इस प्रकार का आह्वान किया गया है। 6 फुट की दूरी यहाँ भी रहे। और साथ में ये भी व्यवस्था की गई है कि संगीत अगर बजेगा तो केवल संगीत बजेगा, भजन कीर्तन करने के लिए प्रत्यक्ष रूप में लोग उपस्थित नहीं होंगे। इसी तरीके से रेस्टोरेंट के लिए भी व्यवस्था की गई है कि 50% लोग ही रेस्टोरेंट में आए। और साथ में ये भी अपेक्षा की गई है कि बुफे में खड़े होकर ना खाएं और बल्कि बैठकर या होम रूम सर्विस के आधार पर वो सामान लें, इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। साथ में दफ्तर के लिए भी और होटल के लिए भी ये कहा गया है कि जो एसी चलाएं, एयर कंडीशन को वो 24 से 30 सेंटीग्रेड के बीच में चलाएं, यानी बहुत अधिक ठंडा करके उसको ना करें। इस प्रकार की भी अपेक्षाएं की गई हैं। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश ने व्यापक व्यवस्थाएं करी हैं। इस उत्तर प्रदेश में अगर आप देखो तो पहले 36 जनपदों में वेंटिलेटर तक हमारे नहीं था। आज ये स्थिति है कि हम 1 लाख बेड हमने कोविड अस्पतालों के लिए उपलब्ध कराए हैं। और यहाँ पर हम जो 1 लाख बेड कराए हैं उसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, यानी लेवल 1 में ऑक्सीजन से युक्त जो बेड हैं, लेवल 2 में जो ऑक्सीजन और वेंटिलेटर युक्त हैं, और लेवल 3 में जो ऑक्सीजन वेंटिलेटर के साथ साथ आईसीयू से युक्त जो बेड हैं उनको उपलब्ध कराने के लिए हमने व्यवस्था की है। 1 लाख के आसपास बेड की व्यवस्था हम कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश ने विशेष अपनी कार्य योजना तैयार करी है इसके लिए कि हम जब खोलेंगे तो अव्यवस्था ना फैले। इसमें आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि 10,000 से ऊपर के जो टेस्ट चेकिंग है वो हमारी अभी चल रही है इस समय। और हमारा लक्ष्य है कि 15 जून तक 15,000 और 20 जून तक 20,000 टेस्ट चेकिंग प्रतिदिन के हिसाब से यहाँ पर हो। और हमारे उत्तर प्रदेश में 15 लाख लोगों को क्वारंटाइन कराने की भी व्यवस्था अभी तक की गई है।
तो ये एक व्यापक रूप में तैयारी है कि हम कैसे कोरोना की इस जंग को कैसे जीतेंगे। इसका जीतने के पीछे का आधार मात्र एक ही है कि अपने आप में हम सावधानी कितनी बरतते हैं। वैसे तो 30 लाख से 32 लाख से भी ऊपर हम लोग जो प्रवासी श्रमिक उत्तर प्रदेश आ चुके हैं, हाँ। जिनकी हमने स्क्रीनिंग भी की है, स्केलिंग भी की है, उपचार भी किया है, तमाम चीज़ें किया है। तो हमारा मकसद यही है कि हम 8 जून से जो रेस्टोरेंट खोलें तो रेस्टोरेंट में भी होम डिलीवरी का सिस्टम ज़्यादा हो, जो होम डिलीवरी करने जाए उसकी थर्मल स्कैनिंग हो, उसको मास्क लगा पहने हुआ हो, इस प्रकार की चीज़ों को भी हमने रखा है। हर जगह हर प्रकार की जो व्यवस्था है उसके साथ साथ ये भी व्यवस्था की गई है कि जैसे रेस्टोरेंट हैं या होटल्स हैं, उसमें ऑडियो वीडियो से जागरूकता संदेश बराबर जारी किए जाएं। और इन सब के बावजूद भी अगर कोई विपरीत परिस्थिति होती है तो जो संक्रमित व्यक्ति है उसको 14 दिन क्वारंटाइन करने की व्यवस्था भी उत्तर प्रदेश सरकार ने करके रखी है। उप मुख्यमंत्री जी, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि आपने बताया कि कौन से आप गाइडलाइंस फॉलो करेंगे, लेकिन ये गाइडलाइंस फॉलो कराएगा कौन? ये सवाल मैंने पहले भी पूछा कि आखिर क्या इन्फोर्सिंग एजेंसी कौन है, किसके जरिए आप ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी फला होटल ने अगर खोला जी, अगर होटल ने खोला तो फिर वहां पर 50% ग्राहक ही पहुंचेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाएगी, इसकी निगरानी कौन करेगा? और अगर निगरानी में कोई चूक होती है तो उसके लिए क्या कोई कदम उठाएंगे आप? जी देखिए, उत्तर प्रदेश का अगर संदर्भ लें तो इसे होटल का आपने उदाहरण दिया, तो हमारे पास में फूड इंस्पेक्टर्स हैं, स्वास्थ्य विभाग के कर्मी हैं और इन सब की सहायता करने के लिए पुलिसकर्मी मौजूद हैं। तो इन सारी चीज़ों की चिंता बेहतर करेंगे, लेकिन सबसे बेहतर जो चेकिंग का या जो सावधानी रखने का वो है वो व्यक्ति स्वयं में है। स्वयं जब तक वो ध्यान नहीं देगा तब तक हम इन सारी चीज़ों को नहीं कर सकते। हमारे पास में व्यापक रूप में मशीनरी, सरकारी मशीनरी है हर जगह पर चेकिंग करने के लिए, और हम उसकी चेकिंग कर भी रहे हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश में स्वतः से भी लोग काफ़ी अधिक सावधानी बरतने हुए आगे आए हैं। पहले की अपेक्षा यहाँ पर काफ़ी कुछ बदलाव आया है। अगर आप देखें तो हमारे उत्तर प्रदेश में एक समय ये भी था कि जब बहुत कम जगह पर कि मैंने पहले कहा कि 36 जिले ऐसे थे, वेंटिलेटर भी नहीं था। आज हम 1 लाख बेड की इंतजाम कर रहे हैं। हाँ। तो हमने बहुत अधिक सुधार किया है सारी व्यवस्थाओं में, निगरानी में भी, उपकरणों में भी, और उसकी देखरेख करने वाले लोगों में भी बहुत ज़्यादा व्यापक बदलाव आए हैं। जी। तो इसका एक सकारात्मक दृष्टि आपको हर जगह देखने को मिलेगी। बिल्कुल। उप मुख्यमंत्री जी, ये सरकारी दफ्तरों को लेकर एक स्पेसिफिक सवाल है सर मेरा, कि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग कैसे हो पाएगी? मान लीजिए थर्मल स्क्रीनिंग एक उपाय है, लेकिन एसिम्प्टोमेटिक बहुत सारे मरीज अब आ रहे हैं, इसलिए फीवर हो सकता है नहीं दिखे। सोशल डिस्टेंसिंग कैसे सरकारी दफ्तरों में मेंटेन करने के लिए आपने एसओपी बनाया है? देखिए, सरकारी दफ्तरों में तमाम उपाय किए गए हैं। जैसे जी कितने लोग बैठ सकते हैं, कितने लोगों को फील्ड वर्क दिया जा रहा है, जितने लोग बैठ रहे हैं उसमें स्पेस हम कितना कर सकते हैं। ये बात तो आपकी काफ़ी हद तक सही भी है कि कुछ दफ्तर में जो बड़ी कंजेस्टेड जगह होती है तो वहाँ हम इस प्रकार को कैसे करेंगे, ये एक चुनौती जरूर है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का हमको अक्षरशः अनुपालन करना है और इसकी व्यवस्थाएं व्यापक रूप में सरकारी दफ्तरों में भी देखने को मिली है। इसको काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसका ध्यान दिया है। हालांकि अभी तक उपस्थित 50% थी, तो ये सोशल डिस्टेंसिंग आसानी से चल रही थी। अब हमारी 100% जो उपस्थिति हुई है उसमें हमने शिफ्ट को बदला है। जैसे हमने 9 बजे से भी एक शिफ्ट करी है, एक 10 बजे से भी की है, उसके पहले 8 बजे से भी की है, और उसी आखिर में छुट्टी का भी काफ़ी कम समय का रखा है। लेकिन फिर भी इस चीज़ में काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिनेश शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, जिन्होंने विस्तृत जानकारी दी तमाम उत्तर प्रदेश की तैयारियों के लिए। मंडे से तैयारी आभार आपका। जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब उस विषय का रुख करते हैं जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, और उसके लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। शाजिया इल्मी, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, हमारे साथ चर्चा में जुड़ गई हैं। राघव चड्ढा, आम आदमी पार्टी के विधायक और प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और प्रताप सिंह जी, हमारे साथ खास मेहमान, मंत्री, राजस्थान सरकार में जुड़ गए हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए आपको दिखाते हैं वो सियासी जंग जो इस वक्त केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार में छिड़ गया है। क्या कह रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री? भारत के
और दिल्ली सरकार के। आरएमएल हॉस्पिटल में देखिएगा, पहली बात तो वो रिपोर्ट ही टाइम से नहीं देते, 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन में रिपोर्ट दे रहे हैं। आज 70% लोगों की जो डेथ है वो हॉस्पिटल पहुंचने के 24 घंटे के अंदर हो रही है। कारण कि उन्होंने टेस्ट करा लिया, 5 दिन तक रिपोर्ट नहीं आई, 7 दिन तक रिपोर्ट नहीं आई। तो ये तो बिल्कुल गलत है कि रिपोर्ट तो विदिन 24 आवर्स आनी ही चाहिए। किसी भी टेस्ट जिसका किया गया उसकी 24 घंटे में रिपोर्ट आनी चाहिए। दूसरा, अभी उन्होंने सैंपल लिए थे, एक दिन 94% पॉजिटिव थे, हमने उससे कुछ सैंपल टेस्ट कराए तो 45% नेगेटिव निकले, तो कंट्रोवर्सी तो है। डोंट ब्लेम जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म्स हैं, रिप्यूटेड मैकेनिज्म्स हैं, और आप जो पैथोलॉजिस्ट जो टेस्ट करते हैं, दे आर ऑल हाईली क्वालिफाइड पीपल। कोई किसी पॉजिटिव को नेगेटिव कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है, किसी नेगेटिव को पॉजिटिव कहने का कोई अधिकार आपको नहीं है। इसलिए वी डोंट वांट टू गेट इनटू दीज कंट्रोवर्सीज, वी हैव टू गो बाय द प्रोफेशनल ओपिनियंस। मैं आज पार्टी की ओर से दिल्ली सरकार से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि कृपया कर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के खिलाफ एक्शन लिया जाए, कार्रवाई करी जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। एक दिन में 1,40,000 टेस्ट हम कर रहे हैं, और आज भी दिल्ली में जो हमने डीएसटी के अंदर बायोटेक्नोलॉजी में लैब्स क्रिएट किए, वहां पर आज भी सैंपल्स नहीं पहुंच रहे हैं। तो जो सिस्टम के अंदर जो चीजें क्रिएटेड हैं, आपको और लैब्स खोलनी है, आप खोल लीजिए, हम उसके लिए सपोर्ट करेंगे आपको, ऐसा नहीं है। तो कोरोना की मार टेस्टिंग पर तकरार है, और इस बीच जनता का विश्वास न डगमगाए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए खुलकर चर्चा हो, हम आपके सामने तीनों ही पार्टियों के नेताओं को लेकर आए हैं। शाज़िया आलमी जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, आरोप बहुत गंभीर लगा रही है आम आदमी पार्टी की सरकार आप पर, और ये कह रही है कि टेस्टिंग से लेकर हर चीज पर केंद्र सरकार का साथ नहीं मिल रहा है। टेस्टिंग में जो लापरवाही बरती जा रही है उसकी वजह से लोग खामियाजा भुगत रहे हैं। आपका जवाब? अंजना जी, ये आम आदमी पार्टी की पुरानी तरकीब है और ये लगातार करते हैं। जब भी इनकी कोई भी चोरी पकड़ी जाने वाली होती है या अपनी किसी भी नाकामी को छुपाना चाहते हैं, तो ये जैसे अरविंद केजरीवाल या केजरीवाल बिन तुगलक में कहूँ उनको, वो रायता फैलाते हैं, कोई शगुफा छोड़ते हैं। तो उसी तरह से एक अग्रिम जमानत के तौर पर उन्होंने ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये कि बाकायदा आरएमएल अस्पताल को, और आरएमएल अस्पताल यानी कि राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल जो बहुत पुराना अस्पताल है, बहुत ही जाना माना है, उसके प्रबंधन पर एक तरह से वो लांछन लगा रहे हैं, आक्षेप लगा रहे हैं, और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यह केंद्र द्वारा संचालित है, इसलिए जानबूझकर कोविड के मामले इस तरह से दिखाए जा रहे हैं, और ये इनकी सियासी पूरी जो जंग है ये उसका आधार बना रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये इनकी खुद की नाकामी ना दिखे। अब आप खुद सोचिए, इतना पुराना अस्पताल है, इन्होंने 30 सैंपल उठाए हैं, उसमें से 12 सैंपल की इन्होंने बात की है और 40 से 45% की बात की है। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो इनके खुद के चीफ सेक्रेटरी, इनके पुराने चीफ सेक्रेटरी की क्या हालत हुई थी जब उन्होंने विज्ञापन देने पे मना किया था। अभी इस नए चीफ सेक्रेटरी की हालत वही ना हो जाए जो अंशु प्रकाश जी की हुई थी। उन्होंने माना है कि बाकायदा कोविड प्रोटोकॉल से जुड़े हुए मामले की अंडर रिपोर्टिंग हो रही है दिल्ली में। कई अखबार ने, कई मीडिया चैनल्स ने इस पर बाकायदा रिपोर्ट्स भी की हैं। तो एक के बाद एक जब इनकी गलती सामने आ रही है, ये जो अस्पताल के प्रोफेशनल्स हैं उनको भी इस गंदी राजनीति में घसीट रहे हैं। ये बहुत ही घिनौनी किस्म की और ऊंची सोच है। ठीक है, राघव जी इसका जवाब दीजिए। उनका कहना है कि आप जब घिर रहे हैं आंकड़ों के मामले में, तब आप ये हथकंडे अपना रहे हैं। मैं 3-4 फैक्ट्स पहले रख दूं उससे पहले कि मैं इन चीज़ों पे अपना बयान दूं आपको। पहली चीज़ तो ये है कि जहां तक जांच का विषय है, दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा जांच हो रही है। 12,000 प्रति मिलियन का आंकड़ा दिल्ली का है जांच के विषय में, और देश की औसत जांच के संदर्भ में 2,500 प्रति मिलियन है। जहां देश की औसत 2,500 प्रति मिलियन है, वहां दिल्ली की औसत 12,000 प्रति मिलियन है, यानी कि लगभग 4.5 गुना देश का उससे एवरेज से अधिक दिल्ली में जांच हो रही है। तो ये कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि दिल्ली में जांच कम हो रही है। दूसरा विषय, जहां तक राम मनोहर लोहिया की हमने बात करी, हमने प्रेस वार्ता करी, हमने ये फैक्ट्स जनता के सामने रखे हैं, और मैं आपके सामने वो फैक्ट्स रखना चाहूंगा। हमने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, किसी सरकार का नाम नहीं लिया। हमने ये कहा 2 चीजें, एक कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश
का पालन नहीं कर रहा है, जो कहता है कि 48 घंटे के भीतर जांच की रिपोर्ट देनी है। कुछ मामलों में तो 10-10, 15-15, 25-25 दिन बाद रिपोर्ट जारी करी जा रही है। तब तक तो पेशेंट कब का मर जाता है, उसकी स्थिति खराब हो जाती है, या वो जिन लोगों के संपर्क में आता है उनको कोरोना कर देता है। और दूसरा अहम विषय हमने ये उठाया कि हर अस्पताल की ऑडिट समय समय पर सरकार करती है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के 30 सैंपल यानी कि 30 सैंपल जब हमने उठाए और उन पर पुनर्जांच करी, रीटेस्टिंग करी, तो उसमें से 12 गलत पाए गए। यानी कि 30 ऐसे सैंपल जिनको राम मनोहर लोहिया ने पॉजिटिव कह दिया था, उसमें से 12 पॉजिटिव नहीं थे, नेगेटिव थे। यानी कि जिनको कह दिया कि आप संक्रमित हो, वो संक्रमित ही नहीं थे। 45% का एरर रेट, यानी कि 45% का वेरिएशन सामान्य वेरिएशन नहीं होता है अंजना जी। और ये बात एक जिम्मेदार सरकार को, एक राजनीतिक दल जिसको लोकतांत्रिक ढंग से चुन के जनता ने सरकार चलाने का मौका दिया है, सेवा करने का मौका दिया है, उनका एक दायित्व बनता है कि वो जनता को ये बताएं। और हमने इतना ही तो कहा कि सरकार उनकी जांच प्रणाली को चेक करे और उसके खिलाफ फिर उचित कदम उठाए। उसके बाद यदि आज कोई भी अस्पताल, चाहे हमारा अस्पताल हो, निजी अस्पताल हो, यदि गलत जांच करेगा, जनता को गलत रिपोर्ट देगा, तो क्या हम आवाज नहीं उठाएंगे? क्या हम बताएंगे नहीं? क्या हमारा जी, आपने इन सैंपल्स की जांच कहां से कराई? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। दिल्ली सरकार ने अपनी लेबोरेटरी में कोई जांच नहीं करी है। दिल्ली सरकार ने प्राइवेट लेबोरेटरीज को वो 12 सैंपल, वो 30 के 30 सैंपल भेजे। वो 30 की 30 सैंपल प्राइवेट लेबोरेटरीज ने जांच कर उसकी रिपोर्ट दी। वो रिपोर्ट संलग्न करके दिल्ली सरकार ने राम मनोहर लोहिया अस्पताल के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको चिट्ठी लिखकर बकायदा रिपोर्ट संलग्न करके दी है कि ये आपके 30 सैंपल हमने उठाए थे, इन पर दोबारा जांच करी, दोबारा जांच में 12 गलत आए, 45% का एरर रेट है, ये रही वो प्राइवेट लेबोरेटरी जहां से जांच कराई। कृपया आप इस पे इसका संज्ञान लेकर इस पे कार्रवाई करें। अगर राम मनोहर लोहिया जैसा प्रतिष्ठित अस्पताल में दिक्कत दिल्ली में इस वक्त टेस्टिंग कर रहे हैं, इसको लेकर भी लोगों के मन में आशंका है। एक बार उस पर स्थिति क्लियर करेंगे, क्योंकि इन प्राइवेट लैब्स पर जाहिर तौर पर आपका भरोसा ज्यादा है आरएमएल से। ये प्राइवेट लैब्स कौन से हैं, कितने हैं इस वक्त जो ऑपरेट कर रहे हैं? अगर आप नाम नहीं भी बताना चाहें, कितने हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं? देखिए, कई सारे इस समय ऑपरेट कर रहे हैं। और जहां तक नामों का विषय है, जिन प्राइवेट लेबोरेटरीज में ये रीटेस्टिंग हुई, राम मनोहर लोहिया अस्पताल के सैंपल्स की पुनर्जांच हुई, वो सारे नाम और सारी रिपोर्टें हमने संलग्न करके आरएमएल अस्पताल को दे दी हैं, माननीय हर्षवर्धन जी को भी दे दी हैं। इसमें राजनीति का कोई विषय नहीं है। इसमें विषय यह है कि यदि कोई एक अस्पताल, इतना प्रतिष्ठित अस्पताल जिसको पूरी दिल्ली की जनता, देश की दुनिया जिसके जो विश्वास के से उसके ओर देखती है, अगर वो कहीं गलती कर रहा है तो क्या उसका गलती को उजागर करना से हम कोई अपराधी बन गए? हमने कोई अपराध कर दिया? आज देश में महामारी फैली हुई है और आपको कह दिया जाए आप संक्रमित हो, ये और आप जो है, संक्रमित नहीं हो, तो सोचिए आपके मन पे क्या बीतेगी, आप कितने प्रेशर में आ जाएंगे, आपके घर वालों पर क्या बीतेगी अगर आपको बोल दिया जाए आप संक्रमित जवाब दे रही है, नहीं हो। ठीक है, शाहजेह जी जवाब दे रहे हैं, जिसके बाद प्रताप सिंह जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। शाहजेह जी, ये वही बात है, ये पूरा समा और माहौल बनाने की बात है, क्योंकि उनकी पूरी तरह से नाकामी सामने आ रही है। अभी इन्होंने किस तरह से इन्होंने अभी अपने को कॉन्ट्रडिक्ट किया है, मैं बता दूं। अभी भी उन्होंने कहा कि कोविड पॉजिटिव से वो नेगेटिव आए हैं, वो पूरे मामले, और 10-15 दिन में कुछ भी हो सकता है। उधर केजरीवाल जी कहते हैं कि आप कोई आसानी से इतने मरेगा नहीं, आप घर में अपने को क्वारंटीन कीजिए। दूसरी बात, इतना बड़ा अस्पताल, वो तो मरेगा, इतना बड़ा अस्पताल, और आप सोचिए उसमें से 30 में से 12 सैंपल की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने ही प्राइवेट लैब्स को अभी एक फटकार लगाई है और शो कॉज नोटिस दिया है कि आप एसिम्प्टोमेटिक लोगों को ना दीजिए, टेस्ट ना कराइए, क्योंकि आईसीएमआर गाइडलाइन की बात कर रहे हैं। आईसीएमआर की गाइडलाइन में जरूर है, लेकिन उसमें ये भी है कि अगर हाई रिस्क पेशेंट्स हो, क्योंकि दिल्ली में मामला अलग है, हाई रिस्क हो रहे हैं, अगर आपके कॉन्टैक्ट्स में हो तो उनकी भी टेस्टिंग होनी है। तो इसलिए अगर आप अब इस मामले में तो आप केंद्र सरकार के आईसीएमआर की गाइडलाइन को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जब बात आती है डेथ ऑडिट कमिटी की या क्रेमेटोरियम की रिपोर्ट की या सारे अस्पतालों की और डेथ काउंट की, तब आप अपने फिगर्स फच करते हैं और कोई पारदर्शिता नहीं बताते कि किस तरह से आंकड़ों को कम किया गया है। क्योंकि निगम बोध घाट के जो आंकड़े हैं, जो आंकड़े पंजाबी बाग के क्रेमेटोरियम के हैं और तीनों नगर निगम के जो मामले हैं वो बहुत ही कम है, वो बहुत ज्यादा है बनिस्बत आपके। और जब आपकी चोरी पकड़ी जा रही है बार बार, तो आपने ये नया शगुफा छोड़ दिया है आरएमएल लैब का। ठीक है, एक छोटा सा राघव जी इसका जवाब दीजिएगा प्रताप जी, इसके बाद फौरन आऊंगी सर आपके पास, माफी के साथ। देखिए, पहली बात है, नाकामी होती है गुजरात जैसे राज्य में, जहां डेथ रेट आपका 6.5% पहुंच गया और गुजरात हाईकोर्ट को कहना पड़ता है कि गुजरात की सरकार एक
डूबता हुआ जहाज है जो अपनी कभी भी बात डूब कीजिए ना जाएगा, भाई इतनी साहब। बुरी स्थिति है। ये तो गुजरात हाईकोर्ट अपना कह रहा है बताइए। गुजरात के बारे में। जहां आप तक क्यों हमारी बात मजबूर है, हैं? हम तो दिल्ली हाईकोर्ट से सर्टिफिकेट लेकर आए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने सर्टिफिकेट जारी, ऑर्डर जारी कर कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट सरकार ने आपको जो फटकार आंकड़े लगाई जारी है। कर रही है वो दिल्ली 100% हाईकोर्ट सत्य ने है। आपको मुझे बोलने फटकार दीजिए, लगाई इनको चुप है करा और दीजिए। मैं- अब ये ठीक है। देखिए बोल चिल्लाती रहेंगी, इनको बुरी आदत है, इनको शांत करा दीजिए। इनको बता भी दीजिए कि डेडलाइन नहीं होता है, गाइडलाइन होता है। आईसीएमआर डेडलाइन नहीं जारी मैंने करता है, गाइडलाइन कहा था, गाइडलाइन मैंने जारी करता है। गाइडलाइन कहा था। हाँ, डेडलाइन और नहीं जी- जारी करता। कोई बात नहीं, आप सीख जाएंगे मैंने धीरे धीरे। गाइडलाइन कहा था। मैं ये कहना मैंने चाहूंगा गाइडलाइन कहा था, कि गलती दिल्ली से मेरे मुंह हाईकोर्ट से ने निकल गया ऑर्डर होगा। जारी आपके पास कर ये जवाब नहीं कहा, है, इसलिए आप दिल्ली छोटी सी हाईकोर्ट ने slip ऑर्डर of the जारी tongue कर को शांत पकड़ हो रहे जाइए, हैं, बैठ राघव जाइए, चड्ढा, बैठ जाइए, बैठ क्योंकि आप बहुत ही जाइए। कोई अंदर बात नहीं, मैं घुटने नाकामी में का बैठी जवाब हुई देता हूँ। हूँ, पूरा सुन कर लीजिए। मैं बैठी हुई हूँ। पूरा तो करने दीजिए। आप खड़े हो जाइए। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑर्डर जारी कर कहा, डिवीजन बेंच न्यायाधीश ने ऑर्डर जारी कर कहा कि दिल्ली सरकार जो आंकड़े जारी कर रही है वो 100% सत्य, और ये जो आरोप लग रहे हैं इन पर कि ये मरने वालों के आंकड़े छुपा रहे हैं वो निराधार हैं। ये सर्टिफिकेट हमने अपने आप को नहीं आपके दिया, चीफ सेक्रेटरी दिल्ली ने इस हाईकोर्ट बात ने को दिल्ली माना सरकार है। को दिया। और आपके नाकामी चीफ क्या है, सेक्रेटरी आज ने की इस डेट में बात हम एक को पैंडेमिक माना में है। है, ये एक आपातकाल है, एक महामारी अलग है, बात है और कि आप इसके उसकी भी अंदर पिटाई तमाम करते हैं, सरकारें जिस तरह से जूझ रही आपने हैं पूर्व परिस्थितियों से। मैं मुख्य आपको सचिव बताना की पिटाई चाहूंगा कि की थी, सबसे वो अहम अलग बात आंकड़ा, है। खैर, इनको शांत करा दीजिए। देखिए फिर ये डेडलाइन गाइडलाइन में कंफ्यूज हो जाएंगी, इनको शांत नहीं, करा नहीं, मैं दीजिए। कंफ्यूज बिल्कुल सबसे नहीं अहम हूँ। चीज है मरने मैं बिल्कुल वालों का कंफ्यूज आंकड़ा। नहीं हूँ। दिल्ली के अंदर मरने वालों का आंकड़ा यानी कि डेथ रेट हिंदुस्तान के एवरेज से भी नीचे है। जहां गुजरात में 6.5% डेथ रेट है, वहां दिल्ली में 2.5% डेथ रेट है। जहां महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और बंगाल में 4.5 से 5.5% है डेथ रेट, दिल्ली में 2.5% है डेथ रेट। हम प्रयास कर रहे हैं 2.5% को भी नीचे लाया जाए। अंजना जी, अब आप इनको शांत कराएंगे, इनका फेडर डाउन कर दीजिए, पूरी कर रहे हैं, अपनी बात पूरी करनी इनका फेडर चाहिए डाउन कर दीजिए, राघव जी, पूरी इनका फेडर डाउन कर दीजिए। ठीक है, आप काउंटर कर दीजिएगा, एक सेकंड, ताकि मैं अपनी बात कर सकूं। जल्दी से पूरी मैं अपनी बात पूरी, हाँ, मैं कहना चाहूंगा कि जहां गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, मध्य प्रदेश, जहां अन्य अन्य राजनीतिक दलों की सरकारें हैं, वहां पर मरने वालों का आंकड़ा और डेथ रेट कहीं ज्यादा है। राष्ट्रीय एवरेज 2.8% है, वहीं दिल्ली में डेथ रेट राघव जी, आप सचमुच इसको दिल्ली सरकार वर्सेस गुजरात सरकार बनाना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो आपको ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि जब मैं दिल्ली की परिस्थितियों पर आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप गुजरात को लेकर आ रहे हैं। मैं कुछ और कह रहा हूं अंजना जी, जरा देखिए, मरेगा जो भी वो भारतीय होगा। बता देता हूं, परिस्थितियों पर नजर रखना एक जिम्मेदार सरकार का काम है, लेकिन गुजरात सरकार पर उंगली उठाना गड़बड़ है ना। अब आप तो बोलने दीजिए हमें। नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा था, जरूर बोलिए, आप जरूर बोलिए। ये लोग, लेकिन पहले दिल्ली पर चर्चा हो जाए, फिर मैं राजस्थान दिल्ली पे कर लेते हैं। दिल्ली पे मैं कह रहा हूँ, ये लोग जो हम पर आरोप लगाते हैं, नाना प्रकार की बातें करते हैं, मैं उनको कहना चाह रहा हूँ कि अपने राज्यों की स्थिति देख लीजिए। अपने राज्यों की स्थिति जब आप देख लेंगे उसके बाद हमसे बात करिएगा। हम तो प्रयास कर रहे हैं, हम तो कहीं राजनीति बीच में नहीं रहे। हमने तो राम मनोहर लोहिया अस्पताल पे भी जब आरोप लगाया तो हमने किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया। अभी देखते इतना चिल्लाते हैं, सभ्य तरीके से बहस करते हैं, इनको थोड़ा होमवर्क करके आए, थोड़ा सोच समझ के बात करें, पहले डेडलाइन और गाइडलाइन में फर्क समझ लें और फिर बात करें। प्रताप सिंह जी, जिक्र राजस्थान का इसलिए, गाइडलाइन में तो फर्क समझ लें। देखिए, कोरोना के खिलाफ जंग इस वक्त देश में ऐसा है कि मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तमाम राज्यों में बढ़ रहे हैं, मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। मंडे से हम तमाम सरकारी दफ्तर, मॉल, धार्मिक स्थल सब खोलने वाले हैं। बहुत परेशानी बढ़ने वाली है। इस पर टेस्टिंग को लेकर अभी जो परिस्थिति देश में है, उसमें राजस्थान की तरफ से आप क्या कहेंगे, और मंडे की तैयारी पर? देखिए अंजना जी, लॉकडाउन करना बहुत बड़ी चुनौती थी, अब खोलना बहुत बड़ी चुनौती है, और जिंदगी को पटरी पर लाना बहुत बड़ी चुनौती है। आप इस बात को अच्छी तरह से जानती हैं कि पूरे देश में जिस तरह से मजदूर जब चला, उसके बाद लोगों ने हालात देखे, सबने मिलकर लड़ाई लड़ी। जब अंधेरे के बाद उजाले की तरफ बढ़ते हैं तो चुनौतियां बड़ी होती है, और इन बड़ी चुनौतियों के बीच में राजस्थान की सरकार की तैयारी में है। सोमवार से जब 8 तारीख से सब मॉल खुल जाएंगे, मंदिर खुल जाएंगे, सारे धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट सब खुल जाएंगे। ऐसे में हमने भी गाइडलाइंस जारी की है। गाइडलाइंस इस तरह की है कि कोरोना बढ़े नहीं, कोरोना रुके, के लिए रेस्टोरेंट को अलग अलग गाइडलाइंस दी गई है, पुलिस को, नगर निगम को, लोकल बॉडी अलग अलग। इस पर सचिन पायलट जी ने विस्तृत जानकारी दे दी है। राजस्थान में इस वक्त टेस्टिंग आप लोग कितनी करा रहे हैं प्रताप जी, और टेस्टिंग में क्या कोई दिक्कत आ रही है? क्योंकि रैपिड एक्शन किट के खिलाफ सबसे पहले राजस्थान सरकार ने ही बोला था। कितने टेस्ट करा रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है उसमें? वो बोला था, हम नहीं, कोई दिक्कत नहीं आ रही। हमारा आंकड़ा हमने लगातार बढ़ाया है, और मैं पूरा आंकड़ा, मेरे पास इस वक्त पूरा आंकड़ा नहीं है, लेकिन हमारा आंकड़ा बढ़ा है। हमारा डेथ रेट आप जानते हैं, राजस्थान राज्यों में जो सबसे अच्छे रिजल्ट दे रहा है,
और हमारे यहाँ पे ठीक होने की तादाद बहुत बड़ी तादाद में, अब मरीजों की संख्या कम होने लगी है। और उसका कारण ये कि सब लोगों ने मिलकर काम किया है और जबरदस्त काम हुआ, लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है। जैसे ही लॉकडाउन खुला तब हम डर गए थे, पूरा देश डर गया था। और जब हम डर गए थे उसके बावजूद हम खुद मन में डरे हुए थे कि जब खुलेगा तो तेज से एक बार तो आंकड़ा बढ़ा, लेकिन अब धीरे धीरे आंकड़ा कंट्रोल में आने लगा है। इन सब स्थितियों के बीच में मैं इतना कह सकता हूँ कि राजस्थान में हमारी बड़ी तैयारी है। हालांकि हमने 2 लाख बेड की तैयारी कर रखी है, हॉस्पिटल्स की तैयारी है, और हमने जो हमारे जो जनरल हॉस्पिटल थे जहाँ पे जनरल इलाज होता था, हमारे यहाँ दिक्कत क्या होगी, जैसे जयपुर में एसएमएस हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल, अब हमने उसकी जगह बाकी मरीज सब यहाँ जाएंगे, लेकिन कोरोना के मरीजों के लिए अलग से हॉस्पिटल बना लिए, अलग से बेड्स की व्यवस्था कर दी, सब व्यवस्थाएं अलग से कर दी। इसलिए ये जो झंझट पैदा हुआ था कि बेचारे दूसरे मरीज परेशान हो रहे थे और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तब हमारी बड़ी तैयारी हो गई, 2 लाख बेड की तैयारियां हो गई। अब हम पूरे संसाधनों के साथ, पूरी तैयारी के साथ कोरोना की जंग जीतने की ठीक है सर। राघव जी, हमारे यहाँ राजस्थान की सबसे राघव बड़ी जी, बात आपने ये बताया हुई कि आरएमएल अस्पताल, जी सर लौट रही हूं आपके। राघव जी, आपने बताया कि आरएमएल अस्पताल के खिलाफ आपकी बाइट भी हम चला रहे थे, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए दिल्ली सरकार को। किस तरह की कार्रवाई पर आपकी नजर है? देखिए, सबसे पहले तो ये जो आंकड़े सामने आई है 45% का जो एरर रेट उनकी जांच की रिपोर्ट्स में नजर आ रहा है, उस पर सरकार को संज्ञान लेते हुए उनको नोटिस इशू करना चाहिए, जवाब मांगना चाहिए, समझना चाहिए कि इतना बड़ा प्रतिष्ठित अस्पताल यदि इस प्रकार से गलत रिपोर्ट जारी कर रहा है तो कहीं उनके प्रोसेस में कोई चूक है, कहीं उनको अपने आप को बेहतर करने की आवश्यकता है। वो क्या आवश्यकता है, वो सरकार जब पूरी जांच करेगी, नोटिस देगी, उनसे जवाब मांगेगी, उनका पक्ष जानेगी, उसके बाद उचित फैसला लेगी। इस पर डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं, उसमें सरकार हस्तक्षेप ना करे, आप उन पर उंगली ना उठाएं। प्रोफेशनल्स तो काम कर रहे हैं। शाहजी जी, वो एक बार जवाब दे ले, मैं आऊंगी आपके पास फौरन, प्लीज उनको एक बार जवाब। अवश्य प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं। सरकार अस्पतालों को और हॉस्पिटल्स, लैब्स को और अस्पतालों को, चाहे अस्पताल नया हो या पुराना हो, निजी हो या सरकारी हो, अस्पताल तो प्रोफेशनल्स ही चलाते हैं, कोई पॉलिटिशियंस या नेता या जर्नलिस्ट तो चलाते नहीं है। तो प्रोफेशनल चला रहे हैं, अच्छी बात है, मेडिकल प्रोफेशन चला रहे हैं। यदि उनके काम में कोई चूक होगी तो वो तो सरकार का यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि उनकी चूक को समझे, देखे और उसके बाद करेक्टिव मेजर ले। और जहां तक ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात है, मैं कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को राजनीति बंद कर देनी चाहिए। इस प्रकार से बयान देना, इस प्रकार से एक गैर राजनीतिक बयान को राजनीतिक बनाकर उस पर राजनीति करना। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कह दिया कि आंकड़े सही हैं, उसके बाद फिर भी आरोप लगाना, झूठ बोलना और अपनी गुजरात सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की नाकामी छुपाना। भाई, गुजरात की सरकार को कहा जा रहा है कि वो डूबता हुआ टाइटैनिक। आप जब राजनीतिक आरोप लगाएंगे तो वो भी राजनीतिक आरोप लगाएंगे, फिर ये उनका कहना है। गुजरात हाईकोर्ट मैं 2 बातें यहाँ पे कहना चाहूंगी कि 20 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने बाकायदा फटकार लगाई थी और कहा था अरविंद केजरीवाल की सरकार से कि आप राशन क्यों नहीं बांट पा रहे हैं और आपके ई कूपन्स का जो सिलसिला है वो बिल्कुल बेकार है। उत्तर प्रदेश में जांच नहीं हो रही है, मध्य प्रदेश में जांच नहीं हो रही है, ये क्यों नहीं जांच कर रही है? सवाल बड़े अहम सवाल है जिसका जवाब भागेंगे। अरे चुप हो जाइए, हलक पे ताला लगा लीजिए थोड़ी देर के लिए, हलक पे लॉकडाउन कर लीजिए, अपने हलक पर थोड़ी चाबी अभी लॉकडाउन का लगा लीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि चीफ सेक्रेटरी जो है विजय राज जी, उन्होंने बाकायदा माना है कि अंडर रिपोर्टिंग हो रही है डेथ की। उसके बाद इन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के पास एक पीआईएल गई है, वहां पे बाकायदा ये कहा गया है कि इन्होंने राशन ठीक से बांटा नहीं है। अब लगातार मामले बढ़ रहे हैं और ये फंस रहे हैं। इन्होंने एक और बीच में शगुफा छोड़ा कि इनको पैसे नहीं मिले, तो सारे आंकड़े सामने आ गए, किस तरह से राशन दिया का आवंटन हुआ और किस तरह से केंद्र ने मदद की। अब ये बेचारे जैसे जैसे फंस रहे हैं तो उन्होंने 30 सैंपल्स का उदाहरण ले रहे हैं जो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हो ही नहीं सकता इतने बड़े अस्पताल का। और दूसरी बात, क्योंकि आरएमएल सिर्फ इसलिए क्योंकि वो केंद्र के अधीन है, आप उस पर आप इस तरह से आक्षेप लगा रहे हैं। क्या आपने दिल्ली के अपने अस्पतालों का भी सैंपल निकाला है? आपकी राष्ट्रपति अभी मैं साफ कर देती हूँ, दूध का दूध, पानी का पानी। वो तो कह रहे हैं हमने किसी मंत्री का नाम नहीं लिया था, हमने सरकार पर आरोप नहीं लगाया था, अस्पताल के प्रशासन पर आरोप है। अंजना जी कोई इतना बेवकूफ नहीं है। जब वो आरएमएल को जानबूझ के कह रहे हैं और हर्षवर्धन जी को उसका जवाब देना पड़ रहा है और केंद्र सरकार से जांच की मांग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो कंडे अपना रहे हैं। इतना बेवकूफ कोई नहीं है। राघव जी, आपकी चालाकियों के दिन चले गए। लॉकडाउन 1 में हमने देखा, प्रधानमंत्री ने कहा था जान भी और
जान है तो जहान है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जान भी और जहान भी। 68 दिन लॉकडाउन में रहने के बाद अनलॉक 1 का 1 सप्ताह और अब सोमवार से पूरा जहां खुलने वाला है। तैयारी दफ्तरों को, मॉल्स को, धार्मिक स्थलों, होटल, रेस्टोरेंट को खोलने की है। सावधानी बरतनी ही होगी। देखते रहिए आज तक।